आइए। गुड इवनिंग सर। पदम लोचन पटेल, बैठिए। पदम लोचन क्या मतलब है जी इसका? सर पद्म लोचन पद्म और लोचन से मिलकर बना है। पद्म अर्थात कमल और लोचन का मतलब आँख। तो सर कमल के समान आँख को पद्म लोचन बोलते हैं, जो भगवान विष्णु को बोलते हैं सर। मृगनयनी? मृगनयनी सर जिसकी आंखें मृग के समान हो और जो दिखने हैं ना आंखें मृग के समान। होता है कि लड़की के लिए मृगनयनी? मृगनयनी लड़कियों के लिए होता है, लड़कों के लिए नहीं होता है ना? नहीं होता है सर। ऐसा पक्का है ना? कौन सा समास है इसमें पदम लोचन में? सर इसमें अगर कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों देख सकते हैं। बहुब्रीहि यानी जो तीसरे को प्रदर्शित करता है, तो इसमें पद्मलोचन भगवान राम या विष्णु जी को मतलब उनको द्योतक है, तो बहुब्रीहि समास है सर। दो समास ऐसे लगते हैं एक साथ? सर कर्मधारय में ये विशेषता बताता है, तो जो आँख की विशेषता कमल से बताई गई है, तो कर्मधारय, लेकिन कर्मधारय और बहुब्रीहि में मेन बहुब्रीहि को पहले लिया जाता है। अच्छा, 7 सितंबर क्यों फेमस था? है कोई घटना 7 सितंबर की? 7 सितंबर सर अगर चंद्रयान 2 देखें सर, तो 7 सितंबर के दिन उसी दिन वो क्रैश हुआ था। और 1994? 1994 सर इसमें मेन 2-3 घटनाएं हैं। एक तो सर इसी दिन से आदिवासी दिवस मनाना प्रारंभ हुआ है, और 1994 में सर एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आया था जो पर्यावरण के लिए था सर। आदिवासी दिवस कब मनाते हैं? सर 9 अगस्त को। 9 अगस्त को? क्यों 9 अगस्त? क्या हुआ था? कुछ हुआ था 9 अगस्त को? जी सर 9 अगस्त 1994 था, उसमें विश्व आदिवासी सम्मेलन हुआ था, और उसी दिन से फिर आदिवासी दिवस मनाने का घोषणा हुई थी। विश्व आदिवासी, तो पूरे विश्व के आदिवासी आते हैं, ऐसा कुछ है क्या कि इंडिया के पास रहते हैं? सर ये विश्व आदिवासी दिवस है, मतलब विश्व में जितने भी जनजाति समुदाय या आदिवासी समुदाय हैं उनके बेहतर विकास के लिए समर्पित है। मतलब उसी को मनाया जाने के लिए इसको घोषणा की गई है, ताकि आदिवासियों को बेहतर जीवन दिया जा सके, उनका सामाजिक आर्थिक विकास किया जा सके। श्रीलंका में अभी किस पार्टी ने चुनाव जीता? सर श्रीलंका में अभी अनुराग कुमार दिसानायक है कि नेशनल पीपुल्स पावर जो गठबंधन में है, उस पार्टी ने अभी सर वहाँ का संसदीय चुनाव जीता है। श्रीलंका में जो बीच में सत्ता हस्तांतरण हुआ था, क्यों हुआ था? कुछ बता सकते हैं? तख्ता पलट जैसे कुछ हुआ था क्या वहाँ श्रीलंका में? जी सर, इससे पहले श्रीलंका की जो सरकार थी उनकी कुछ पॉलिसी थी जिससे वहाँ का इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुके थे। तो सर अभी जो राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने ये वादा किया था कि अगर उनकी सरकार आएगी तो उसको बेहतर तरीके से डील करेंगे, और वो कम्युनिस्ट विचारधारा की हैं, तो उनमें उनकी जो विचारधारा है वो लोगों को जल्दी जोड़ती है, और इस प्रकार से सर उन्होंने ये चुनाव जीता, और अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की उन्होंने घोषणा भी की है। कम्युनिस्ट मतलब वामपंथी? जी सर। वामपंथी ना? जी सर। क्या है इनकी विचारधारा, बताएंगे उस? सर ये मेन मोटो क्या है, मेन मतलब थीम क्या है? मेन थीम सर ये परिवर्तनवादी होते हैं, यानी कि प्राचीन जो परंपराएं चलती है उनको ना मानकर ये परिवर्तन की ओर, परिवर्तन को मेन देखते हैं सर, और साथ में जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। भारत में उतना प्रचलित क्यों नहीं है ये? सर जो भारत की संस्कृति है, परंपरा है, लोग अपने संस्कृति से जुड़े हुए हैं। यहाँ अचानक से कोई अपनी संस्कृति परंपरा को छोड़ना नहीं चाहता। लोग यहाँ धर्म, अपनी संस्कृति को उससे बेहद लगाव है, इसीलिए सर यहाँ दक्षिणपंथी विचारधारा जो है फेमस है। ऐसा? राजनीति में दिलचस्पी है आपकी? हाँ सर, दिलचस्पी है। राजनीति में दिलचस्पी होना अच्छी बात भी है, ताकि राजनीति में अच्छे लोग आएंगे तो राजनीति भी बढ़िया होगी। लेकिन युवा वर्ग तो नहीं आ रहा है बहुत ज़्यादा। आपको क्या लगता है कॉलेज स्तर पे लीडरशिप को बढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं इसके लिए? हाँ सर, बढ़ाया जाना चाहिए। युवा, अभी सभी पार्टियों ने अपना अपना युवा
जैसे युवा मोर्चा का भी गठन किया है, जिसमें युवाओं को लोग जोड़ रहे हैं और उसमें युवा से संबंधित पद भी प्रदान कर रहे हैं सर। तो उसके माध्यम से उनको राजनीति की शिक्षा भी दी जा रही है, जो आगे बेहतर के लिए उपयोगी, आगे उनके बेहतरीन के लिए उपयोगी है। ऐसा? जी सर। सुएज नहर का नाम सुना है? सुएज नहर। जी सर। सुएज नहर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितना फायदेमंद है? सर सुएज नहर जो है, ये जो भूमध्य सागर है उसको लाल सागर से जोड़ती है, यानी कि पश्चिमी एशिया को यूरोप से मार्ग प्रदान करती है। तो हमें पहले हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर से होकर व्यापार करना पड़ता था, तो व्यापार में आसानी हुई है सर। हम यहाँ से जल मार्ग से हम यूरोप में व्यापार कर सकते हैं। तो इसमें तो अभी हमला हो रहा था यमन देश के हूती विद्रोहियों के द्वारा, है ना? जी सर। तो ये सुरक्षित नहीं है, तो कोई वैकल्पिक मार्ग और है क्या इसके अलावा? सर अभी G20 में आईमेक का एक समझौता हुआ था इंडिया मिडिल ईस्ट को यूरोप से जोड़ने के लिए, जिसमें समुद्री और परिवहन दोनों मार्ग को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा सर INSTC का भी गठन किया गया था, उत्तर दक्षिणी गलियारा, जो भारत को रूस तरफ, उत्तर मध्य या एशिया और यूरोप से जोड़ेगा। तो ये दो इसके वैकल्पिक उपाय हैं सर, जिस पर प्रयास जारी है। अभी हुआ नहीं है? नहीं सर, अभी इस पर पूर्ण रूप से मतलब विचार चल रहा है और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास, जिस पर चाबहार बंदरगाह भी शामिल है सर, उसके माध्यम से मध्य यूरोप में जाया जाएगा, मध्य एशिया और यूरोप में। भारत की जो विकास दर अभी कितनी थी पिछले साल? पिछले साल 6.5 से 7% की उम्मीद है सर। बाकी नहीं थी कितनी, एग्जैक्ट बताइए पिछले साल। ये सॉरी सर, एग्जैक्ट डेटा तो नहीं। तो भारत की विश्व दर विश्व में सर्वाधिक है कि कौन से नंबर में है? सर अगर GDP वाइज देखें तो सर भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। विकास दर जी जैसे 6.9, 6.7 ऐसा आकलन होता है ना, बोलते हैं ना GDP इतना है, GDP ग्रोथ इतना हुआ, विकास दर इतनी रही, अभी भी आ रहा है नए का 7.2 रहने का अनुमान है। तो विश्व में इसका कुछ स्थान है, कुछ पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा कुछ? सॉरी सर, ये तो नहीं पता मुझे। ठीक। चाइना के अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन क्यों आया, बता सकते हैं कुछ? सर अगर अभी देखें तो कोविड काल के बाद जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने चाइना से निवेश को थोड़ा कम किया है, दूसरे देशों में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा सर जो USA या अन्य जो विकसित देश हैं उन्होंने चाइना पर जो एंटी डंपिंग शुल्क है या जो टेरिफ है उसको ही बढ़ाया है। तो निर्यात की वजह से चाइना की GDP ग्रोथ कर रही थी, तो उसके निर्यात में कमी आई है सर। भारत ने भी उस समय बहुत सारे ऐप व चाइनीज़ सामान को बैन किया था, तो उससे वहाँ की GDP स्लो डाउन हुई है सर। और BRI प्रोजेक्ट में भी अभी भारत के बाद ब्राज़ील भी हट रहा है, तो ये सब रीज़न है कि चाइना का इकोनॉमी अभी स्लो हो रहा है। विश्व में इतने सारे युद्ध चल रहे हैं नहीं अभी? जी सर। अलग अलग मोर्चों पर? जी सर। तो ये सब युद्ध समाप्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं, आपको क्या लगता है? सर युद्ध अगर देखा जाए तो पूरा जियोपॉलिटिकल को हम समझें तो सबकी अपनी अपनी इसमें हित रहते हैं। जैसे अगर USA अपने को सुपर पावर मानता है तो USA हस्तक्षेप करता है, क्योंकि USA के हथियार बिक रहे हैं। रसिया भी हथियार की वजह से हथियार बिकता है, युद्ध होते हैं। तो इसके अलावा सर हर कोई भी चाहता है, जैसे USA, रसिया जो सुपर पावर हैं वो अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं, तो वो मिडिल ईस्ट में युद्ध को पूर्ण रूप से रोकने का पर विचार नहीं करते। और UNO में भी जो 5 वीटो पावर है, तो अगर युद्ध पर शांति की बात की जाती है तो वहाँ पर वीटो कर दिया जाता है। तो ये कुछ रीज़न है कि युद्ध समाप्त नहीं हो पा रहे। हथियार बेचना है तो भारत भी युद्ध भड़का सकता है, भारत का भी हथियार बिकेगा, आसपास भड़का दे युद्ध। जैसे पाकिस्तान के बोले कि अफगानिस्तान में हमला कर दे, या अफगानिस्तान का बोले पाकिस्तान में हमला कर दे, भाई मैं तेरे को हथियार दूंगा, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? सर अगर भारत ऐसा करे तो पड़ोसी देश में अगर कुछ होता है तो उसका डायरेक्ट प्रभाव भारत पर पड़ेगा, चाहे वो युद्ध हो या कुछ भी हो। तो सर इसलिए भारत चाहता है कि पड़ोसी में शांति बनी रहे, ताकि इससे भारत की भौगोलिक व आर्थिक के लिए फायदेमंद होगा। भारत लेकिन अशांत पड़ोसियों से घिरा हुआ एक शांत देश है, मानते हैं इस चीज़ को? हाँ सर, मानता हूँ। तो इतने अशांत पड़ोसियों के बीच भारत को अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए और क्या कर सकता है? सर तो भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ जो अभी समझौता करना चाहिए, जैसे कि जयशंकर जी अभी श्रीलंका गए थे तो उन्होंने भी
वहाँ के बंदरगाह पर निवेश की बात कही है, $11 मिलियन उन्होंने दिया था। इसके अलावा सर बांग्लादेश में अभी सरकार परिवर्तित हुई है तो वहाँ पर कुछ अशांति बनी हुई है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश से हमारे संबंध अच्छे थे। और सर नेपाल से भी अभी जब KP ओली शर्मा के पहले जो वहाँ पे प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए थे। तो सर अगर हम चाइना से ब्रिक्स को अगर डेवलप करें, चाइना से अगर हम पूर्ण रूप से दुश्मनी ना करके अगर आर्थिक इकोनॉमिक रूप से या फिर भू राजनीतिक रूप से संबंध बना सकते हैं, जैसे कि अभी चीन में LAC में चाइना पीछे हटा था, तो इस तरह से हम चाइना से अगर थोड़ा संबंध ठीक करते हैं तो हो सकता है सर पड़ोसी देशों के साथ हमारा संबंध सुधर सकता है। ऐसा पद्मलोचन जी सर। बागवानी फसल जी सर। सुने हैं आप? जी सर। क्या किसको कहते हैं बागवानी फसल? सर बागवानी फसल जो खाद्यान्न दलहन तिलहन रहते हैं, इनके अलावा जो फल फूल और पुष्प तिलहन भी है बागवानी फसल? सॉरी मैं बोला सर, खाद्यान्न दलहन तिलहन को अगर हटाकर फल फूल सब्जी सुगंधित पुष्प औषधि आदि आते हैं सर। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बागवानी फसल किसका लिया जाता है? सर छत्तीसगढ़ में सब्जी जो बागवानी है वो सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित होती है। उसका याद है क्या? बोया क्षेत्र लगभग कितना है? ये सॉरी सर ये तो याद नहीं। और उत्पादन प्रति एकड़ प्रति हेक्टेयर किसका ज़्यादा होगा? आप जितना भी बताए उसमें से प्रति हेक्टेयर औसत सर प्रति हेक्टेयर सर फल का ज़्यादा होगा सर। पता है डेटा? सॉरी सर। मिलेट्स सुने आप? जी सर। क्या होता है मिलेट्स? सर मिलेट्स जो है ये अगर हिंदी में देखें तो कदन्न, यानी ऐसे खाद्यान्न जो शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र या शुष्क क्षेत्र में उगते हैं, जिनको पानी की मात्रा कम पड़ती है सर। आवश्यकता कम पड़ती है। जी सर। और क्या उसमें गुण होते हैं? सर मिलेट्स देखा जाए तो ये इसमें पौष्टिक गुण होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं फाइबर मिनरल्स की मात्रा बाकी जो धान और गेहूं के मुकाबले है उनसे अधिक मात्रा में होती है। जी सर। 5 मिलेट्स फसल के नाम बताओ। सर रागी, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा। सिरपुर गए हैं आप? सॉरी सर नहीं गए। वहाँ लाल ईंटों से बने मंदिर के बारे में सुने होंगे। जी सर। क्या नाम वहाँ उसका? सर उसका नाम लक्ष्मण मंदिर है। और अंदर में जो भगवान है वो कौन सा है? सर वो बैकुंठ नारायण भगवान बोलते हैं उनको। बैकुंठ नारायण किससे संबंधित है वो? सर वो भगवान विष्णु से संबंधित है। तो लक्ष्मण मंदिर क्यों? नाम लक्ष्मण मंदिर क्यों? जी सर। तो सर कुछ है ऐसा? जब रामायण कालीन में देखें तो सर लक्ष्मण जी वहाँ पर आकर पूजा किए थे, ऐसा बोलते हैं। लक्ष्मण जी आकर पूजा किए थे, ऐसे पढ़े आप? सिरपुर तो भगवान राम के जाने का ऐसा कोई एविडेंस है ही नहीं। जी सर। सॉरी सर ये तो एग्जैक्ट नहीं पता। नहीं, लक्ष्मण मंदिर क्यों कहते हैं नहीं पता? जी सर। किससे बना हुआ है वो? लाल ईंटों से बना। कितना समय हो गया होगा? सर वो 500 साल से हो गया होगा, मतलब 400 साल लगभग, 500 साल मान के। जी सर। ठीक है। आज अगर ईंटों से मंदिर बनाए तो 500 साल टिकेंगे? वैसे मैं आपको बता दूं 1500 साल हो गए उस मंदिर को बने, लेकिन आज अगर हम बनाएं तो ईंटों से बना मंदिर टिक पाएगा? हाँ आज नहीं टिक पाएगा सर। उस समय की इंजीनियरिंग और आज की इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है? सर उस समय जो है वो पूर्ण रूप से जो लाल बलुआ पत्थर है या जो प्राकृतिक रूप से जो मिलते हैं उसका यूज करते थे सर, और वो जो मोर्टार यूज करते थे वो चूना जो पत्थर है उसका मोर्टार यूज करते थे जो टिकाऊ होते थे। पर आज लेकिन हम लोग चूना पत्थर, आज तो हम लोग और उसको फाइन रूप, उसमें चूना पत्थर में जो सीमेंट ग्रेड होता है उसको यूज़ करते हैं। तो चूना पत्थर तो मेरे ख्याल से उचित नहीं लग रहा है, बल्कि उसका और फाइन रूप हम करते हैं। जी सर। और दोनों इंजीनियरिंग उस बेहद गजब नमूने का कारण क्या है? सिविल का बहुत बड़ा पार्ट है ये। बताइए सर। तो आज जो हम यूज करते हैं वो हम बहुत तरीके से, मतलब बहुत सारा डाइवर्सिटी उसमें देखते हैं, चाहे गर्मी से रिलेटेड हो, चाहे सर वो टिकाऊपन हो या फिर उसमें रोशनदान जो भी, इन सब को हम देखकर आज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं। और उस समय सर वो मजबूती और मंदिर जो होता था वो मजबूती बेस पे वो लोग देखते थे ताकि वो मंदिर टिका रहे।
उस पर वो लोग आरामदायक कि रोशनदान इसका वो लोग ध्यान नहीं देते थे। तो हम इन सब क्राइटेरिया को आजकल ले रहे हैं सर, तो इसमें कुछ न कुछ अंतर आएगा। अच्छा, आप ये देखे हो हाल फिलहाल में गोल्ड का रेट लगातार कम हो रहा है, ऐसा आपको पता है? पिछले एक हफ्ते से लगातार गोल्ड के मूल्य में कमी आई है। कमी कारण क्या है इसका? सर अगर कारण इसका देखें तो एक अमेरिका में जो चुनाव अभी वहाँ की रिपब्लिक पार्टी ने जीती है, तो उससे सर डॉलर जो है मजबूत हुआ है। तो उस रेट अगर डॉलर के कंपेयर में देखें तो सर डॉलर हुआ है, तो डॉलर मजबूत अगर हुआ है तो हमको तो $1 के बराबर और ज़्यादा मुद्रा देना पड़ेगा, भारतीय मुद्रा। तो और महंगा होना चाहिए, कमी कैसे हो? कुछ आप समझा पाएंगे? बहुत बड़ा है, और 2,000 भी नहीं, 7-8 हज़ार रुपये कम हो गए। जी सर। तो सर एक मांग में भी अगर कमी इसमें आई है, अभी लोग इसमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, तो शेयर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट लोगों का अभी ज़्यादा बढ़ा है, तो ये भी रीज़न है सर इसमें गोल्ड के रेट में कमी आई है। COP29 सुने थे आप? जी सर। क्या जानते हैं? ये जलवायु से संबंधित समझौता है जो अभी अजरबैजान के बाकू में हुआ है सर। हो गया? हाँ हो गया। ठीक है, क्या चर्चा हुआ? मुद्दा क्या था? मुद्दा सर इसमें जो जलवायु फंडिंग की बात की गई थी, पहले जो पेरिस समझौते के तहत जो क्लाइमेट फंड था, जो $100 बिलियन प्रति वर्ष का दिया गया था, उसको बढ़ाने की बात कही गई थी। तो सर ये अभी मुद्दा इस पर सफल नहीं हो पाया, ये बात अभी पूर्ण नहीं हो पाई सर। आप पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना कलेक्ट हुआ ग्रीन क्लाइमेट फंड में $100 बिलियन की तुलना में, ऐसा कुछ है? ये सॉरी सर वो डेटा तो नहीं। भारत इसमें डिपॉजिटर रहेगा या विड्रॉल करने वाला है? सर भारत विकासशील देश है, तो विकासशील देशों की मांग है कि इसमें बढ़ाया जाए ताकि विकासशील देश। उस फंड में भारत पैसा डिपॉजिट करेगा या वहाँ से विड्रॉल करेगा? ये सॉरी सर ये एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। पंचामृत सुने आप? जी सर। किस क्लाइमेट सम्मेलन में चर्चा हुआ था? सर ये COP26 ग्लासगो में जो हुआ था सम्मेलन, उसमें ये आया था पंचामृत। जल्दी से बता दीजिए पंचामृत पांचों। सर एक तो 2070 तक नेट जीरो कार्बन, 2030 तक 50% रिन्यूएबल, 2030 तक 50% CO2 से में कमी, और 2030 तक जो है 50% हमें नवीनीकृत ऊर्जा प्राप्त करनी है सर, ऐसे हो गया। और रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जैक्ट डेटा क्या है? 50% से हटकर कितना उत्पादन करना है, सब कुछ है? हाँ 500 गीगावाट सर। 500 गीगावाट। ठीक ठीक सर। पद्मलोचन जी सर, अभी चल रहा है प्रो कबड्डी लीग, देखते हैं? सॉरी सर ये नहीं देखा हूँ। भाई सभी जानकारी में भी तो बहुत जरूरी है। अब यहाँ तो अपने खेल को काट ही दिया पूरा, नहीं देखते बोल के, खेल में कोई विश्वास नहीं। क्रिकेट देखता हूँ सर, बाकी खेल उतना नहीं। क्रिकेट देखता हूँ। तो बताइए बिग बैश लीग क्या है? सर बिग बैश लीग ये टूर्नामेंट होती है जो ऑस्ट्रेलिया में होता है। जिस प्रकार भारत में IPL है, उसी प्रकार से ये ऑस्ट्रेलिया का लीग क्रिकेट लीग है सर। और ये बताइए आप, ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी खेली जाने वाली है या खेल ली है? जी सर। ये क्या है? ये जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट है, जो दोनों देशों के मध्य होती है सर, ये अब ज़्यादातर भारत में होता था, लेकिन इस साल इसको ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसफ़र किया गया है, वहाँ ये खेला जाएगा। इसमें बॉर्डर कौन है और गावस्कर कौन है? सर बॉल्डन जो एलन बॉल्डन वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, और सुनील गावस्कर जो हैं वो भारत के क्रिकेटर रहे। उनके सम्मान में किया। रूर प्रदेश, भारत का रूर प्रदेश की संज्ञा किसको दी जाती है? रूर प्रदेश सर भारत में जो खनिज बेल्ट है, जहाँ खनिज का उत्पादन अधिक होता है, तो रूर प्रदेश सर जो छत्तीसगढ़ झारखंड बेल्ट है सर, इसको रूर प्रदेश छोटा नागपुर पठार को मेनली कहा जाता है रूर सर। आपसे एक सवाल पूछूंगा। जी सर। हिमालय का जो वर्गीकरण है नदियों के आधार पर, जी सर। कर दीजिए। सर कश्मीर हिमालय जो है वो सिंधु और सतलज नदी उसको विभाजित करती है। फिर उसके बाद नेपाल हिमालय सर सतलज और काली, कुमायूं हिमालय सतलज और काली, और नेपाल हिमालय काली और गंडक, और फिर उसके बाद सर असम हिमालय ये गंडक और ये ब्रह्मपुत्र सर, सॉरी हाँ ब्रह्मपुत्र। ठीक है सर। पद्मलोचन जी सर।
आप बता रहे हैं कि आपका ये 5वां इंटरव्यू है कि 6वां है? 5वां है। कहाँ कमी रह जा रही है पद्मालोचना अभी तक? सर शुरुआत जो 2 इंटरव्यू थे उसमें तो सर मैं खुद की कमी मानता हूँ। बाकी सर उसके बाद मैंने प्रोग्रेस किया है। 3rd इंटरव्यू में सर 1.5 नंबर से चुका था और 109 रैंक आया था, तो सर उससे उम्मीद नहीं टूटी। और सर मुझे लगता है कमी अगर मैंने अपने खुद में ढूंढने की कोशिश की तो लगता है सर जैसे कि जो मेन चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आना चाहिए उनसे हट कर भी मैं कुछ ज़्यादा दूसरा टाइम में दे देता हूँ। जैसे कि नई औद्योगिक नीति में युवाओं को 20 स्कोप पॉलिसी की बात कही गई, तो पता है 20 स्कोप पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा मैं 20 स्कोप में ही टाइम लगाता हूँ कि क्या है कैसे इधर उधर जानने में। तो लगता है सर कि बाकी लोगों से थोड़ा मैं जो जिस क्वेश्चन को ज़्यादा रिसर्च कर बैठते हैं। जी सर। तो ऐसे आप रिसर्च खोजी प्रवृत्ति के रहेंगे, आपको पता है डिप्टी कलेक्टर के कार्य क्या क्या होते हैं? क्या क्या कार्य होते हैं डिप्टी कलेक्टर के? सर डिप्टी कलेक्टर जो है एक रैंक है, उसको ऑफिस के कार्य दिया जाता है या फिर उसको असिस्ट दिए गए। एसडीएम के कार्य क्या है? सर एसडीएम अगर प्रशासनिक कार्य देखें तो जितने जिला प्रशासन से जो भी उनके अंडर में आते हैं उन पर कंट्रोल करना, पंचायती राज का चुनाव कराना। अगर राजस्व संबंधी काम देखें सर तो भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करता है। इसके अलावा जो जाति सत्यापन वगैरह है ये सारे काम करते हैं। ये सारे कार्य होते हैं जी सर। तो आपको कार्य दिया जाएगा, आपके सीनियर ऑफिसर से कार्य करेंगे कि उस पर रिसर्च करते रहेंगे? सर कार्य करूँगा सर। करेंगे ना? क्वाड क्या है? सर क्वाड जो है ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म है, जिसमें 4 देश शामिल हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन में है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका से। ठीक ठीक। मानसून को परिभाषित कर पाएंगे आप? सर मानसून जो है अरबी शब्द है, वह मौसम से बना है सर। क्या है मौसम जो है वर्षा से मेनली संबंधित रहता है, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। तो मानसून सर ये दक्षिण पश्चिम से या फिर सागरों से उठने वाली हवाएं हैं, तो ये मौसम को वहाँ प्रभावित करती है सर, तो ये इसको मानसून है। भारतीय मानसून पर अल नीनो का क्या प्रभाव पड़ता है? सर ये अल नीनो जो है गर्म जलधारा है जो प्रशांत पेरू के तट से उठती है, तो अगर ये हिंद महासागर में आती है सर तो वहाँ का जो दाब है उसको कम करता है, क्योंकि तापमान वहाँ बढ़ जाता है। तो दाब कम होने से सर जो मानसून की प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है, उसका जो रफ्तार है, तो पानी जो है वर्षा भारत में कम होती है। और ला नीनो क्या प्रभाव पड़ता है? सर ला नीना जो ठंडी जलधारा है वो हिंद महासागर के दाब को बढ़ा देती है। बढ़ाने से सर वहाँ जो है मानसून की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है और यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। कुछ वर्षों की तुलना में इस वर्ष वर्तमान में अक्टूबर नवंबर में जी सर स्थल मंडल में हमारे यहाँ पर अभी तापमान थोड़ा बढ़ा रहा है 1-2 डिग्री। जी सर। क्या ये ला नीना संबंधित हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। ला नीना संबंधित से है? जी सर। ठीक है पद्म जी।